ये स्टूडेंट्स, जैसे आपने पढ़ लिया था, कल हमने बात की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन और जो है वर्क हैं, क्या क्या काम करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो उसमें हमने पावर्स पढ़ी थी। कैबिनेट जो है 3 प्रकार के जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर में 3 प्रकार की कैटेगरीज होती है। सबसे ऊपर कैबिनेट होती है, उसके बाद जो है वो स्टेट मिनिस्टर होते हैं और सबसे नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो तीसरा जो संगठन है, तीसरा जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, वो है जुडिशरी। उसे बोलते हैं जुडिशरी। जुडिशरी जिसको हम कहते हैं न्यायालय। तो हमने 3 अंग पढ़े थे ना भाई। पहला अंग क्या था? पहला अंग था एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है भाई, 3 गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? ठीक है, इसमें आपका लेजिस्लेटिव होगा पहला अंग, लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका, जिसमें हमने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को पढ़ लिया था। दूसरा अंग जो है वो एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको हमें कार्यपालिका हमने पढ़ लिया था। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हमने पढ़ लिया था। अब जो तीसरा ऑर्गन्स होता है वो होता है जुडिशरी। ठीक है, यानी न्यायालय। तो अब न्यायालय को हम इसमें थर्ड बात में पढ़ेंगे, थर्ड जो और हमारा अंतिम रूप से और जो है न्यायालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में अगर चर्चा करें तो भारत में न्यायिक व्यवस्था, जुडिशरी जो है वो क्या है? गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन्स है, द थर्ड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार का तीसरा अंग है ये, थर्ड ऑर्गन है, तीसरा अंग है। ठीक है, अब जुडिशरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है वो इस पिरामिड के रूप में होता है। इस चीज को ध्यान रखना है आप। इसमें सबसे ऊपर स्तर पर जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे उच्च स्तर का जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसके आधार नीचे, इसके अधीन जो हम कह सकते हैं, नीचे स्तर पर जो हम नीचे जाएंगे तो मध्य स्तर पर जो है वो आती है हाई कोर्ट। अलग अलग राज्यों की, जितने भी 28 स्टेट हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग, कुछ 2 राज्यों की मिलाकर के एक भी है। ठीक है, तो वो कहलाती है उच्च न्यायालय। हिंदी में उसे कहते हैं उच्च न्यायालय, इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। तो अलग अलग 24 हाई कोर्ट हैं, यानी 28 स्टेट के बीच में 24 हाई कोर्ट है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग न्यायालय होता है। ठीक है, और फिर जो है इसके नीचे जो है ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट कह सकते हैं अपन। ठीक है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो सबसे यूपर के स्तर पर है, यानी भारत में जो न्यायपालिका का ढांचा है वो एक पिरामिड के रूप में। भारत में न्याय की जो प्रक्रिया है वो यूनिटरी सिस्टम से है, एकीकृत है, अलग अलग नहीं है कि भाई सेंट्रल पूरे देश की न्याय व्यवस्था एक जैसी है। अर्थात ऐसा नहीं कि अमेरिका में अगर आप न्यूयॉर्क में कोई अपराध करते हो तो वहाँ की सज़ा अलग है और दूसरी जगह करते हो तो वहाँ की सज़ा अलग है। यानी अलग अलग राज्यों की न्याय व्यवस्था अलग अलग नहीं है। भारत में पूरे सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था जो है वो एक जैसी है। ठीक है, जिसे हम यूनिवर्सल क्या कह सकते हैं, यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम है। अर्थात पूरे न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड के रूप में है, जिसमें सबसे ऊपर स्तर पर जो होती है सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, और इसके नीचे अलग अलग राज्यों की अलग अलग हाई कोर्ट होती है। जब नेक्स्ट चैप्टर में हम जब स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तब हाई कोर्ट पढ़ेंगे कि राजस्थान की हाई कोर्ट अलग है, गुजरात की हाई कोर्ट अलग है, यूपी की हाई कोर्ट अलग है, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट अलग है। तो 28 स्टेट की 24 हाई कोर्ट है। कुछ 2 राज्यों के, छोटे छोटे राज्यों की मिला के 1 हाई कोर्ट भी है। ठीक है, तो इसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है वो हाई कोर्ट काम करते हैं, और हाई कोर्ट के अधीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करते हैं।
ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग नहीं है, जैसे गवर्नमेंट की, तो ये नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग अलग है। पावर्स यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पावर्स का डिवाइडेशन नहीं है। यहाँ पर सिस्टम जो है वो न्यायपालिका का जो प्रणाली है वो एक ही सिस्टम से चलती है। अगर आपने गुजरात में कोई अपराध किया तो वही सज़ा होगी जहाँ पर आपको महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में करो या राजस्थान में करो या भारत के किसी भी स्टेट में करो, कोई भी अपराध करोगे तो इसकी सज़ा एक जैसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम, पूरे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग न्याय व्यवस्था नहीं, और उस न्याय व्यवस्था में सबसे सुप्रीम स्तर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम केवल, चूँकि हम यूनियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले है हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हमने बात की थी जैसे न्यायपालिका पिरामिड के रूप में है, तो इसमें सबसे ऊपरी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। अब उसमें कुल कितने जज होते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन सब के बारे में हम बात करें। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ जजेज। देखिए, न्यायपालिका, भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में है, और नई दिल्ली में न्यायालय का जो न्याय करने का काम न्यायाधीश करते हैं, जजेज करते हैं। तो कुल जजेज की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो समय समय पर बढ़ती गई है, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ था तब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वैसे 1937 में हो गई थी अंग्रेजों के काल में, लेकिन ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना 1949 में जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है। तो नंबर न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? हाउ मनी जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट? तो अगर बात करें तो बिगिनिंग टाइम में, शुरुआत में जो है उस समय एक तो सुप्रीम जो है चीफ जस्टिस होता था। स्टार्ट में अगर हम देखें, जब देश आज़ाद हुआ था 1949 में, जब ये सर्वोच्च न्यायालय इसको नाम दिया गया था, ठीक है, तो उसमें चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर जस्टिस होते थे, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ था, यानी 1950 की बात करें, 1950 में, तो शुरुआत में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। संविधान के अनुसार उस समय इतने न्यायाधीश हो, लेकिन ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ी, अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता हुई, ठीक है। तो न्यायाधीशों की संख्या को तय करने का काम, ये डिसाइड करने का काम जो है वो भारत में सौंपा गया है किसको? ये कार्य जो है वो वैसे तो एग्जीक्यूटिव को ही सौंपा गया है, ठीक है। फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन टू राइट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट्स एरिया ऑफ वर्किंग एंड डिटरमाइन द सैलरीज और कंडीशन ऑफ द जजेज, सर्विस ऑफ द जज एंड द पार्लियामेंट। तो ये सब काम किसको सौंपा गया है? ये सब काम पार्लियामेंट को सौंपा गया, ठीक है। जजेज की संख्या तय करना, उनकी सैलरी तय करना, ठीक है, उनके रूल्स बनाना, सेवा नियम बनाना, तो ये सब काम पार्लियामेंट को सौंपा गया है। संसद को जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, घटाना, उनकी वेतन तय करना, ये सब काम पार्लियामेंट को सौंपा गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि पार्लियामेंट डिसाइड द नंबर्स ऑफ द जजेज, इट्स एरिया ऑफ वर्किंग एंड सैलरीज और कंडीशन ऑफ द सर्विस, ठीक है।
तो पार्लियामेंट क्या क्या तय करती है? पार्लियामेंट डिसाइड द, एक तो नंबर ऑफ जजेज, न्यायाधीशों की संख्या तय करती है। सैलरी ऑफ जजेज, न्यायाधीशों की कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस, क्या क्या शर्तें होती है इनकी, न्यायाधीशों के लिए क्या जो है बनने नियुक्ति के लिए क्या क्या शर्तें होती है। कंडीशन ऑफ जजेज, कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। और एरिया ऑफ वर्किंग, किस किस एरिया में क्या क्या काम कर सकती है, ये सब कौन तय करता है, ये सब कौन तय करेगा, ये तय करेगा पार्लियामेंट। तो वी कैन से दैट द पार्लियामेंट डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की तनख्वाह, वेतन भत्ते, अलाउंस, ये सब पार्लियामेंट तय करती है। द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द जजेज, यानी जो न्यायाधीशों को जो है कार्य करने की दशाएं क्या होगी, ये भी वो तय करती है। और एरिया ऑफ वर्किंग, किस किस एरिया में क्या क्या क्षेत्र उसका होगा, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहाँ कहाँ तक कार्य कर सकती है, ये सब तय करने का काम पार्लियामेंट का होता है। तो स्टार्टिंग में जब न्यायालय स्थापित हुआ था भारत की आज़ादी के तुरंत बाद, तब न्यायाधीशों के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता था चीफ जस्टिस, और 7 अदर न्यायाधीश होते थे, लेकिन समय समय पर इसको बढ़ा दिया, ठीक है। फिर 31 जुलाई 2081 को 2008 को न्यायाधीशों की संख्या फिर बढ़ाई गई। ये 1950 में थे 8 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और 2008 में इसकी संख्या कर दी गई 31, यानी एक चीफ जस्टिस प्लस 30 अदर जस्टिस, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी कर दी गई? 31। तो वर्तमान में अगर बात करें हम, इन प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम देयर आर 1 CJ, 1 चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और 30 अदर जजेज होते हैं। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये कब डिसाइड किया गया? 2008 में। स्टार्टिंग में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी जब देश आज़ाद हुआ? तो स्टार्टिंग में कुल 8 न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। 2008 में न्यायाधीशों की संख्या को पार्लियामेंट ने बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 31। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात नंबर ऑफ जजेज। अब बात करते हैं कि न्यायाधीशों को जो है अपॉइंट कौन करता है, हु अपॉइंट द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहां याद रखना है आपको, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड बात आपको जो याद रखना है, एक याद रखना है कि स्टार्टिंग में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती थी? स्टार्टिंग में 8 होती थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। 2008 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी? हु डिसाइड द जजेज ऑफ नंबर ऑफ जजेज एंड सैलरीज ऑफ द जजेज एंड द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ जजेज एंड द एरिया ऑफ द वर्किंग ऑफ द जजेज सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब तय करने का काम किसको सौंपा गया है? पार्लियामेंट को, ठीक है। भाई न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, उनकी तनख्वाह वेतन कितना होगा, वो उनकी सेवा की शर्तें कितनी होगी, उनका कार्य करने का क्षेत्र कितना होगा, ये सब तय करने का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट। लेकिन न्यायाधीशों को नियुक्त करने का कार्य जो है, हु अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, ठीक है। अब यह प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी न्यायाधीश बना सकता है,
लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखना है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्टेक्ट इन द टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस द प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस टू सच अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यायाधीश हमने पढ़ा है, एक सीजे होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, प्लस 30 अदर जजेज होते हैं, ठीक है। इनके अपॉइंटमेंट में कुछ अंतर है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय, अगर प्रेसिडेंट सीजे को नियुक्त कर रहा है तो उसमें यानी चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहा है तो उसमें वो 4 अन्य न्यायाधीश को जो है एडवाइस लेता है, अदर जजेज की, जो सीनियर जजेज होते हैं, 4 अदर सीनियर जजेज, ठीक है। 4 मुख्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनकी एडवाइस से वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। द प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम सच अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो वैसे तो 4 न्यायाधीशों को होता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एडवाइस से करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अदर जजेज होते हैं उनकी एडवाइस लेता है कि भाई किसको मुख्य न्यायाधीश बनाए। सामान्यतः जो सीनियर जज होता है, 30 जजों में से जो सबसे सीनियर होता है उसी को सीजे बनाया जाता है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करेगा, वो अदर जजेज को जो है क्या करेगा, उसकी एडवाइस लेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट टेक्स एडवाइस फ्रॉम सच अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट whom we think to be competent for the purpose। इस कार्य के लिए वो अन्य न्यायाधीशों की राय लेकर के और उनको नियुक्त करें। अब इसके लिए तरीका अपनाया गया है, ठीक है। इस तरीकों को याद रखना है कि वर्तमान में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो तरीका अपनाया गया है उस तरीके को क्या बोलते हैं, उस तरीके को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक तरीका अपनाया गया है जिस तरीके को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, यानी ऐसा नहीं कि भाई राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी न्यायाधीश बना दे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक सिस्टम अपनाया गया है जिस सिस्टम को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे, कॉलेजियम सिस्टम। अब ये सिस्टम होता क्या है, ठीक है। द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब कॉलेजियम सिस्टम किस लिए अपनाया गया है, टू अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक सिस्टम अपनाया गया है। इस सिस्टम को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। अब इस कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू दिस ए ग्रुप कॉन्स्टेंटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज पर्पस द नेम ऑफ जजेज ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, इसको यहाँ समझ लीजिए कि एक सीजे यानी अदर न्यायाधीशों को नियुक्त करना है तो एक सीजे प्लस 4 सीनियर जजेज सीनियर मोस्ट जजेज ठीक है, सीजे ऑफ एससी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर जो मोस्ट जजेज होते हैं, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनसे एडवाइस लेकर के, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, ये सब दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं द नेम ऑफ जजेज। एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट
द जज फ्रॉम द प्रपोजल लिस्ट ऑफ द नेम। क्या बात समझ में आई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक सिस्टम अपनाया गया है। ठीक है, जिस सिस्टम को किस नाम से जानते हैं? कोलेजियम सिस्टम। अब ये कोलेजियम सिस्टम होता है क्या? ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देने के लिए कोलेजियम सिस्टम अपनाया गया है। अब इस कोलेजियम सिस्टम में कौन होता है? ठीक है, ये पहली बात तो आपको सोचना है व्हाट इज द कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम होता है क्या, या विच पर्पज इज द मेड फ्रॉम द कोलेजियम सिस्टम, कौन से पर्पज के लिए हम कोलेजियम सिस्टम बनाए गए? तो कोलेजियम सिस्टम, ठीक है, यूज फॉर द अपॉइंट टू द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इस पर्पज, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अब इस कोलेजियम सिस्टम में होता क्या है? इस कोलेजियम सिस्टम में एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इवन सीजे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। ठीक है, किसके? सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट। 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जो सीनियर, सबसे सीनियर न्यायाधीश होते हैं, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये चारों मिलकर के, 5 मिलकर के और नाम सजेस्ट करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के और एक लिस्ट बनाते हैं और ये नाम सजेस्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो नेम ऑफ द जजेस, ये 5 मिलकर के और न्यायाधीशों के नाम सजेस्ट करेंगे और उन्हीं नामों में से प्रेसिडेंट जो है वो किसी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देंगे। इसी सिस्टम को बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। तो याद रह जाएगा भाई कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो एट द प्रेजेंट द कोलेजियम सिस्टम अपॉइंट द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने के लिए अपनाया गया है। अब इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस ए ग्रुप consisting of Chief Justice of Supreme Court and 4 senior most judges। इस कोलेजियम सिस्टम में एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और तो ये क्या करते हैं? प्रपोज द नेम ऑफ द जजेज ऑफ द प्रेसिडेंट, ये नाम तय करेंगे और वो लिस्ट दे देंगे प्रेसिडेंट को। एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट टू जजेज फ्रॉम द पर्पज लिस्ट ऑफ द नेम, और उसी लिस्ट में से प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नाम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। तो याद रह जाएगा आपको कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है। कोलेजियम सिस्टम किसके लिए अपनाया गया है? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, कोलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है? क्या होता है भाई? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 सीनियर जज होते हैं, वो नाम डिसाइड करते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं न्यायाधीशों की, और उसी लिस्ट में से प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा, हाँ भी इसको न्यायाधीश बना दिए। ठीक है, तो ये होता है कोलेजियम सिस्टम। तो याद रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज कितने होते थे? सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज होते थे शुरुआत में 1950 में 1 सीजे होता था और 7 अदर जजेज होते थे। लेकिन 2008 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 2008 में इसे बढ़ा करके कर दी गई 31, जिसमें 1 सीजे और 30 अदर जजेज होते हैं। ठीक है, अब हु डिसाइड द, अगर सेकंड आपसे पूछा जाए हु डिसाइड द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द नंबर ऑफ जजेज, डिटरमाइन सैलरी ऑफ द जजेज, कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, ये सब कौन तय करता है? ये पार्लियामेंट तय करती है कितने न्यायाधीश होंगे। ठीक है, न्यायाधीशों की वेतन कितना होगा, भत्ता कितना होगा, ये सब पार्लियामेंट तय करती है। ठीक है, अब न्यायाधीशों की अपॉइंट कौन करता है? तो न्यायाधीशों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट अपनी मन से न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक सिस्टम अपनाया गया है जिसे कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। और कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है, किस लिए अपनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने के लिए इस सिस्टम को अपनाया गया है। अब इस सिस्टम में होता क्या है? इस सिस्टम में एक सीजे होता है, सीजे ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, एक भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और 4 सीनियर जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन 5 से सलाह लेकर के ये 5 क्या करेंगे, न्यायाधीशों की एक लिस्ट तैयार करेंगे कि भाई इनको न्यायाधीश बनाया जाए। ठीक है, ये लिस्ट वो किसको दे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट उसी लिस्ट में से, उसी उनकी एडवाइस से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करेगा। तो बात समझ में आ गई क्या? नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, 31। ठीक है, एक सीजे यानी एक चीफ जस्टिस होता है और 4 अदर जजेज होते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशंस ऑफ द जजेज। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती है, तो आपको पता है न्यायाधीश हर किसी को, व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ए जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए पहली। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, ही शुड हैव वर्क एज जजेज ऑफ, ही शुड वर्क एज ए जजेज ऑफ, जजेज, जज इन हाई कोर्ट, जज इन हाई कोर्ट, फॉर कंटिन्यू पीरियड, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। तो वो जजेज इन द हाई कोर्ट, वो न्यायाधीश में किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो, पहली कंडीशन तो ये, या ठीक है किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, एक तो ये, या फिर अगर 5 साल तक न्यायाधीश नहीं रह सके तो फिर क्या होगा, ही शुड एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट, इन continued in 10 years, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक न्याय जो है एडवोकेट रह चुका हो, वकील रह चुका हो। ठीक है, या तो वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक लिए जज रह चुका हो, या फिर वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक जज रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो, या फिर और एक कंडीशन और है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, ही शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ लॉ इन ओपिनियन टू प्रेसिडेंट, इन ओपिनियन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकती है, तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। क्या 3 कंडीशन, एक तो भारत का नागरिक तो होना जरूरी है, सेकंड कंडीशन क्या है कि या तो वो 5 साल तक कंटिन्यूस 5 साल तक जो है वो जज रह चुका हो, किसमें, हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 साल तक जज रह चुका हो, या अगर ये नहीं है तो फिर वो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में, न्याय जो है वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। तो एडवोकेट अगर है तो कितने ईयर चाहिए, कितनी कंटिन्यूस पीरियड चाहिए, 10 साल। अगर वो जज है किसी हाई कोर्ट में तो कितना चाहिए, 5 साल तक जज रह चुका हो, या 10 साल तक वकील रह चुका हो किसी उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रपति की दृष्टि से वो एक्सपर्ट ऑफ द लॉ, कानून का अच्छा जानकार हो। तो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर है तो उसको
हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो बात समझ में आ गई क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील के रूप में रह चुका हो लगातार, या राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का अच्छा जानकार हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ठीक है भाई। तो आज हमने पढ़ा था कि नंबर्स कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, और हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन कितनी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।